कुंभकर्ण ये अच्छी तरह जानता था कि उसके भाई रावण ने सीता का अपहरण करके पूरी तरह गलत काम किया है। फिर भी वो भगवान श्री राम के खिलाफ युद्ध करने गया। ऐसा क्यों? भीष्म और कर्ण को यह पूरी जानकारी थी कि दुर्योधन ने पांडवों की जमीन, उनका राजपाट छीनकर उसके साथ अन्याय किया है। फिर भी उन दोनों ने महाभारत के युद्ध में दुर्योधन का साथ दिया और वो दोनों पांडवों के खिलाफ युद्ध में लड़े। ऐसा क्यों? जालियांवाला बाग हत्याकांड में जिन 150 सिपाहियों ने गोलियां चलाई, उनमें से 100 सिपाही भारतीय थे। तो उन 100 भारतीय सिपाहियों ने उन हजारों निर्दोष भारतीयों पर गोलियां चलाई। ऐसा क्यों? दूसरे विश्व युद्ध के पहले जर्मनी के अधिकतर लोग जानते थे कि निर्दोष यहूदियों का क्रूरता से नरसंहार करना, उन इनोसेंट जूस का मास मर्डर करना पूरी तरह गलत है। फिर भी उन्होंने यहूदियों के मास मर्डर में, यहूदियों के नरसंहार में हिटलर की पूरी मदद की। ऐसा क्यों? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कटप्पा को अच्छी तरह पता था कि अमरेंद्र बाहुबली एक काफी अच्छा आदमी है। यह जानते हुए भी उसने बाहुबली को मारा। ऐसा क्यों? अगर हम इन 5 सवालों के जवाबों की पृष्ठभूमि में जाएं, तो हमें अलग अलग जवाब मिलेंगे। लेकिन अगर हम इन 5 सवालों के मनोविज्ञान में जाएं, उनकी साइकोलॉजी में जाएं, तो हमें सिर्फ एक ही जवाब मिलेगा। और आज की कथा में हम उसी जवाब की खोजबीन करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के कथालोक में। 15 अगस्त 1933 में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम था स्टैनली मिलग्राम। स्टैनली मिलग्राम के फादर और मदर प्रथम विश्व युद्ध के बाद रोमानिया और पोलैंड से भागकर अमेरिका आ गए थे और वो दोनों ही ज्यू थे, यहूदी थे। जब मिलग्राम बड़ा हुआ तो उसने 1961 में हार्वर्ड से साइकोलॉजी में पीएचडी की और उस दौरान उसे पता चला कि जर्मनी में यहूदियों के साथ क्या क्या अत्याचार हुए हैं, उनका कैसे नरसंहार हुआ है। उसके कई रिश्तेदार जो यूरोप में रहते थे, यहूदी रिश्तेदार, वो भागकर अमेरिका आए और उन्होंने अपना आंखों देखा हाल बताया कि जर्मनी में जर्मनों ने उनके साथ क्या क्या गलत किया है, नाजी पार्टी के मेंबर्स ने उनके साथ क्या क्या गलत किया है। संयोग से 1961 में इजराइल की गुप्तचर एजेंसी मोसाद ने नाजी पार्टी के एक बहुत सीनियर ऑफिसर एडोल्फ आइकमैन को अर्जेंटीना से गिरफ्तार किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एडोल्फ आइकमैन अर्जेंटीना भाग गया था और वहाँ भेष बदलकर किसान के रूप में रह रहा था। मोसाद को जब उसका पता लगा, उसकी जानकारी मिली, तो उन्होंने अपनी टीम बनाई और उसे अर्जेंटीना से कैप्चर किया, उसे वापस इजराइल लाए और उन्होंने उस पर मुकदमा चलाया। एडोल्फ आइकमैन पर जब मुकदमा चलाया गया तो उसने कहा कि उसकी कोई भी गलती नहीं है। जिस आदमी ने लाखों यहूदियों की हत्या कराई, उनका नरसंहार कराया, उनकी जमीन जायदाद छीन ली, उनके परिवार उनसे छीन लिए, उसका कहना था कि इतने बड़े नरसंहार में, इतने बड़े होलोकॉस्ट में उसकी कोई गलती नहीं है। उसका लॉजिक ये था कि यहूदियों का नरसंहार करने का फैसला उसने नहीं लिया था, फैसला ऊपर से आया था और वो सिर्फ और सिर्फ आदेश का पालन कर रहा था। वो नाजी मशीन का एक बहुत छोटा हिस्सा था, नाजी मशीनरी का एक बहुत छोटा पुर्जा था। ही वॉज ए कॉग इन ए ह्यूज मशीनरी। इसलिए उसे यहूदियों के नरसंहार के लिए गलत नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उनका नरसंहारने का फैसला उसका था ही नहीं। ही वॉज जस्ट फॉलोइंग ऑर्डर्स। तो यह बात सुनकर मिलग्राम के दिमाग में यह विचार उठा कि क्या यह संभव है कि जर्मनी के अधिकतर लोग जिन्होंने यहूदियों के नरसंहार में हिस्सा लिया, वो अच्छे लोग थे और वो सिर्फ मजबूरी में आदेश का पालन कर रहे थे। यह सवाल इसलिए भी वाजिब था क्योंकि जर्मनी में हिटलर का बहुत दबदबा था
और हिटलर की बात को ना कहने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। और हिटलर के पावर में आने से पहले जर्मनी एक बहुत ही सभ्य और शिक्षित देश माना जाता था, जहां अल्पसंख्यकों पर कभी कोई अत्याचार नहीं होता था। ऐसे देश में अगर लाखों लोगों का नरसंहार हो जाए सिर्फ इसलिए कि वो एक पर्टिकुलर रेस से बिलोंग करते हैं, तो ये आश्चर्य की बात है। और इस बात की जानकारी मिलने पर पूरी दुनिया को आश्चर्य हुआ था। तो स्टैनली मिलग्राम ने इसका जवाब पाने का फैसला किया। क्योंकि वो साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड भी था, इसलिए उसने सोचा कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा और इस सवाल का जवाब पता करूंगा। इस सवाल का जवाब पाने के लिए मिलग्राम ने अखबार में एक ऐड निकाला। ऐड में लिखा हुआ था कि आप एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लें, बदले में आपको $4 मिलेंगे और आपको सिर्फ 1 घंटे के लिए आना होगा। उस ऐड को पढ़कर कई लोगों ने अप्लाई किया और जिन लोगों ने अप्लाई किया उसमें से 40 लोगों को मिलग्राम ने सेलेक्ट किया। वो 40 के 40 लोग मर्द थे, जो कि रिक्वायरमेंट थी इस एक्सपेरिमेंट की, और उन सब की उम्र 20 से 50 साल के बीच थी। फिर यह फेमस मिलग्राम ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। एक समय एक्सपेरिमेंट में 3 लोग हिस्सा लेते थे। एक होता था एक्सपेरिमेंटर, दूसरा होता था टीचर और तीसरा होता था लर्नर। एक्सपेरिमेंटर 30 साल का एक आदमी था जिसने सफ़ेद कोट पहन रखा होता था। उसे मिलग्राम ने हायर किया हुआ था ताकि वो एक्सपेरिमेंट को ऑर्गेनाइज करे, एक्सपेरिमेंट को मैनेज करे। एक समय 2 पार्टिसिपेंट आते थे, उनमें लॉटरी की जाती थी, जिनमें से एक को टीचर चुना जाता था और दूसरे को लर्नर चुना जाता था। Would you open those and tell me which of you is which, please? Teacher. Learn. Teacher. All right, now the next thing we'll have to do is set the learner up so that he can get. एक्सपेरिमेंट के दौरान लर्नर को एक कुर्सी पर बिठाया जाता था। कुर्सी से उसके हाथ बांध दिए जाते थे ताकि वो कुर्सी छोड़ के भागे नहीं। फिर बिजली के तार उसके हाथों से लगाए जाते थे ताकि उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा सके। टीचर और लर्नर के बीच एक पतली दीवार होती थी। एक्सपेरिमेंट यह था कि टीचर एक वर्ड गेम बोलेगा और लर्नर को उसके सवाल का जवाब देना होगा। अगर वो सवाल का सही जवाब देता है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो सवाल का गलत जवाब देता है तो उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा जिसकी वैल्यू होगी, जिसकी तीव्रता होगी 15 वोल्ट। हर एक गलत सवाल पर इलेक्ट्रिक शॉक की तीव्रता, इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी 15 वोल्ट। यानी पहली गलती पर उसे मिला 15 वोल्ट का शॉक, दूसरी गलती पर उसे मिला 30 वोल्ट का शॉक, तीसरी गलती पर उसे मिला 45 वोल्ट का शॉक। इस तरह बढ़ते 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 अंतिम शॉक जो उसे मिलने वाला था वो था 450 वोल्ट का। टीचर को 65 वोल्ट का एक इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया ताकि वो इस बात को महसूस कर सके कि शॉक मिलने पर कैसा फील होता है। तो एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। लर्नर को बिठाया गया उसकी कुर्सी पर, बीच में एक पतली दीवार थी और दूसरी तरफ टीचर और एक्सपेरिमेंटर बैठे हुए थे। टीचर लर्नर को देख नहीं सकता था पर उसकी आवाज़ सुन सकता था। फिर टीचर ने गेम शुरू किया। उसने सवाल पूछा, लर्नर ने जवाब दिया। फिर उसने गलती की, लर्नर ने, उसको पहला शॉक दिया गया। टीचर के सामने एक बहुत बड़ी मशीन रखी हुई थी जिसमें अलग अलग वोल्ट के हिसाब से स्विच लगे हुए थे, तो उनके हिसाब से वो जिस वोल्ट की जरूरत होती थी उतने वोल्ट का वो शॉक देता था। प्रोग्राम को कुछ इस तरह बनाया गया था, वर्ड गेम को कुछ इस तरह बनाया गया था कि लर्नर कितना भी चाह ले उससे कुछ न कुछ गलतियां तो होनी ही थी। पहले राउंड में 3 सही जवाब दिए उसने और 7 गलतियां की और उस हिसाब से वोल्टेज की मात्रा बढ़ती गई। जब वोल्टेज की मात्रा 150 वोल्ट को, जब शॉक की मात्रा 150 वोल्ट क्रॉस कर गई, तब टीचर को परेशानी शुरू हो गई, क्योंकि जब तक शॉक्स बहुत हल्के थे, बहुत ही माइल्ड थे, तब तक लर्नर बहुत धीरे धीरे चीख रहा था या चिल्ला रहा था। लेकिन जब शॉक्स की तीव्रता बहुत बढ़ गई, 150 वोल्ट को क्रॉस कर गई, 200 वोल्ट हो गई, 250 वोल्ट हो गई, तो लर्नर बहुत तेजी से चिल्लाने लगा, बहुत तेजी से चीखने लगा। Incorrect. 150 volts. Sad face. Experimenter, that's all. Get me out of here. I told you I had heart trouble. My heart's starting to bother me now. Get me out of here, please. Continue. My heart's starting to bother me. I refuse to go on. Let me out. क्योंकि वो कुर्सी से बंधा हुआ था, इसलिए वो एक्सपेरिमेंट को छोड़ के भाग भी नहीं सकता था।
उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर टीचर बड़ा परेशान हो गया। उसने एक्सपेरिमेंटर से पूछा कि क्या हमें शॉक देना ज़रूरी है। तो एक्सपेरिमेंटर ने कहा कि हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, यह प्रयोग का सबसे ज़रूरी हिस्सा है और शॉक तो देना ही पड़ेगा। तब टीचर ने कहा कि अगर इस शॉक से एक्सपेरिमेंटर को कोई नुकसान होता है तो क्या इसकी जिम्मेवारी एक्सपेरिमेंटर लेगा। तो एक्सपेरिमेंटर ने कहा कि ये जो शॉक है इनसे दर्द होगा, पर इनसे परमानेंट डैमेज कभी भी लर्नर को नहीं हो सकता है। इसलिए आप शॉक देते रहें। आप 1 घंटे के लिए एक्सपेरिमेंट है आपका, आप इस एक्सपेरिमेंट को करते रहें। जैसे जैसे लर्नर की परेशानी बढ़ती गई, जैसे जैसे उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ तेज होती गई, टीचर और परेशान होता गया, लेकिन वो शॉक देता रहा। वो शॉक देने से रुका नहीं। Wrong. Volts. 135. Answer woman. I mean, who's going to take the responsibility if anything happens to that gentleman? I'm responsible for anything that happens here. Continue, please. All right, next one. Slow. Walk, dance, truck, music. Answer, please. Wrong. 195 volts. Dance. The experiment requires that you I know it continue. does, but that man is hollering in there, sir. As I said before, although the shocks may be painful, Yeah, they're but not I mean, dangerous. he's yelling in there. Start with blue, please, at the top of the page. Continue, please, teacher. What do I tell him? We're going over it again? No, just go ahead. यहाँ एक सबसे दिलचस्प बात जो बताने लायक है वो ये कि उस लर्नर को वास्तव में इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग रहे थे। वो चिल्लाने की एक्टिंग कर रहा था। वो लर्नर दरअसल एक एक्टर था जिसे मिलग्राम ने हायर किया था। वो एक जेन्युइन पार्टिसिपेंट, एक सच्चा प्रतिभागी नहीं था। लेकिन टीचर को ये बात पता नहीं थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि लर्नर को वास्तव में तगड़े शॉक लग रहे हैं और वास्तव में वो दर्द से चिल्ला रहा है। उसके दर्द से टीचर को जो परेशानी हो रही थी, टीचर को जो स्ट्रेस फील हो रहा था, वो स्ट्रेस, वो परेशानी बिल्कुल असली थे। तो शॉक्स की तीव्रता बढ़ती गई और टीचर शॉक देते रहे, टीचर शॉक देते रहे। एक बात और बता दूं यहां पर, वो ये कि टीचर शॉक इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि अगर वो शॉक देना बंद करेंगे तो उन्हें उनकी पेमेंट नहीं मिलेगी। एक्सपेरिमेंट के शुरू में ही उन्हें बता दिया गया था कि एक्सपेरिमेंट जैसा भी हो, अगर वो एक्सपेरिमेंट को बीच में भी छोड़ देते हैं तब भी उन्हें पूरी पेमेंट मिलेगी। इसलिए पेमेंट के ना मिलने का और किसी और सजा के पाने का उनको डर नहीं था। वो बिना किसी डर के शॉक दे रहे थे। वो शॉक इसलिए नहीं दे रहे थे कि उन्हें डर लग रहा था, वो शॉक इसलिए दे रहे थे क्योंकि एक्सपेरिमेंटर का उन पर प्रेशर था। अगर आप उस जगह पर रहते, अगर आप टीचर की जगह पर रहते तो आप क्या करते? क्या आप किसी निर्दोष आदमी को सिर्फ इसलिए शॉक देते क्योंकि उसने एक सवाल का गलत जवाब दिया है? मुझे आपका नहीं पता, लेकिन जिन 40 लोगों ने उस प्रयोग में हिस्सा लिया, जिन 40 लोगों ने टीचर्स की भूमिका निभाई, उसमें 65% लोगों ने 450 वोल्ट तक का शॉक दिया और बचे हुए 35% लोगों ने 300 वोल्ट तक का शॉक दिया। तो इन टीचर्स के सामने ऐसी क्या मजबूरी थी जिसके कारण वो उन निर्दोष लोगों को शॉक देते रहे? अगर हम ऊपर से देखें तो उनके साथ कोई मजबूरी नहीं थी। उनको उनकी पेमेंट तो मिलनी थी, उनको कोई सज़ा नहीं मिलनी थी। इसलिए वो शॉक्स जो दे रहे थे बिल्कुल वॉलंटरीली दे रहे थे, अपनी मर्जी से दे रहे थे। लेकिन अगर हम उनके मन में झांकें, अगर हम उनके माइंड में जाएं, तो हमें पता चलेगा कि वो अंदर से पूरी तरह मजबूर थे। और वो मजबूरी क्या थी? वह मजबूरी थी अथॉरिटी फिगर की हर बात मानने की मजबूरी। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमारे ऊपर जो भी अथॉरिटी है हमें उसकी हर बात को मानना है। जब हम बच्चे थे तो हम माँ बाप की हर एक बात मानते थे। जब हम थोड़े बड़े हुए तो स्कूल में हमें यह सिखाया गया कि हमें टीचर्स की हर बात माननी है। जब हम कॉलेज में गए तो कॉलेज में हमें सिखाया गया कि हमें अपने सीनियर्स और प्रोफेसर्स की हर बात माननी है। फिर जब हमने नौकरी की, हम जॉब में गए तो हमें पता चला कि हमें अपने बॉसेस की सारी बात माननी है। तो बचपन से हमारी माइंड की जो प्रोग्रामिंग होती है वो इस तरह होती है कि हमें यह पूरी तरह सिखा दिया जाता है, हमें यह पूरी तरह मजबूर कर दिया जाता है कि हमारे सामने जो भी अथॉरिटी फिगर है
हमारे सामने हमसे ऊपर जो पावरफुल फिगर है, हमें उसकी हर बात माननी है। और उनकी बातों को मानते 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 हमें ऐसी आदत पड़ जाती है कि हम अथॉरिटी फिगर की बात न माने, इसकी संभावना हमारे मन में उठती ही नहीं है। तो इन 40 प्रतिभागियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। इनके ऊपर एक्सपेरिमेंटर एक अथॉरिटी फिगर था और वो जान के भी कि ये जो एक्सपेरिमेंटर काम करने को कह रहा है वो काम बिल्कुल गलत है, इसके बावजूद वो उसकी बात मानते रहे। उन्होंने बिल्कुल भी विरोध प्रदर्शित नहीं किया। मिलग्राम का कहना था कि कोई जरूरी नहीं है कि हमारे ऊपर जो अथॉरिटी फिगर है वो एक इंसान हो सकता है हमारे ऊपर जो अथॉरिटी फिगर है वो एक सालों से चली आ रही परंपरा हो, ट्रेडिशन हो, या फिर समाज का कोई नियम हो। दरअसल अथॉरिटी फिगर की पावर ज्यादा तब होती है जब वो अथॉरिटी फिगर एक इंसान नहीं है, वो एक ट्रेडिशन है, परंपरा है, एक नियम है, या कोई सोशल कन्वेंशन है, या हमने किसी को कोई वादा किया हो, वो वादा हो। हम उस अथॉरिटी फिगर के खिलाफ जा ही नहीं पाते। तो यही कारण था कि उस मिलग्राम एक्सपेरिमेंट में ये सारे टीचर्स एक्सपेरिमेंटर के खिलाफ नहीं जा पाए। अब हम आते हैं उन सवालों पर जो हमने शुरुआत में पूछे थे। कुंभकर्ण जब नींद से उठा तो उसे पता चला कि उसके भाई रावण ने किसी और की पत्नी का अपहरण कर लिया है और उसे लेकर वो लंका ले आया है। कुंभकर्ण ने रावण को कहा कि भैया आपने जो किया है वो गलत है और मुझे लगता है कि आपको राम को उनकी पत्नी को लौटा देना चाहिए। लेकिन रावण अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने कुंभकर्ण को युद्ध पर जाने को कहा और कुंभकर्ण राम के खिलाफ यह जानते हुए युद्ध में गया कि राम की कोई गलती नहीं है, राम सही पर है। क्यों? क्योंकि रावण लंका का राजा था और उसका बड़ा भाई था। कुंभकर्ण रावण की अथॉरिटी को चुनौती नहीं दे पाया। भीष्म और कर्ण के मामले में ऐसा हुआ था कि भीष्म ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वो हस्तिनापुर के राजा का हमेशा साथ देंगे और कर्ण को दुर्योधन ने राजा बनाया था। तो भीष्म के सामने जो अथॉरिटी फिगर था वो थी उसकी प्रतिज्ञा, और कर्ण के सामने जो अथॉरिटी फिगर थी वो थी उस पर दुर्योधन के किए गए एहसान। तो इन दोनों अथॉरिटी फिगर्स के कारण वो दुर्योधन के खिलाफ नहीं जा पाए और महाभारत के युद्ध में यह जानते हुए कि दुर्योधन गलत साइड में है, वो पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़े। भीष्म और कर्ण का एग्जाम्पल छोड़ भी दें, पांचों पांडव जब उनके सामने उनकी पत्नी द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब भी वो इस बात का विरोध नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो जुए के नियम की अथॉरिटी के सामने विवश थे। अब ये सुन के बड़ा आश्चर्य होता है कि दुनिया का उस समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी, उस समय का सबसे अच्छा गदाधारी एक साधारण से गेम के नियमों के सामने विवश था। लेकिन दोस्तों, अथॉरिटी की साइकोलॉजी की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि उसके सामने बड़े से बड़ा ताकतवर आदमी पूरी तरह बेबस हो जाता है। उसकी माइंड प्रोग्रामिंग ऐसी होती है कि उसके ऊपर जो भी अथॉरिटी है, भले वो कोई इंसान हो या कोई नियम हो, उसका वो विरोध नहीं कर पाता। जालियांवाला बाग हत्याकांड में जिन 150 सिपाहियों ने जनरल डायर के कहने पर उन हजारों निर्दोष भारतीयों पर गोली चलाई, उनमें 100 भारतीय थे। अगर वो चाहते तो बड़ी आसानी से उन 50 अंग्रेजों को कैप्चर कर सकते थे और कह सकते थे कि भाई हम तो गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की अथॉरिटी के सामने पूरी तरह विवश थे। आइकमैन ने जब कहा, एडोल्फ आइकमैन ने कहा कि मैं विवश था नाजी पार्टी की अथॉरिटी के सामने, तो वो गलत नहीं कह रहा था। उसकी बात काफी सही थी। अगर वो चाहता भी कि मुझे यहूदियों का नरसंहार नहीं करना है तो वो ये फैसला नहीं ले सकता था क्योंकि वो हिटलर की अथॉरिटी के सामने विवश था। ठीक उसी तरह कटप्पा अच्छी तरह जानता था कि अमरेंद्र बाहुबली एक बहुत अच्छा आदमी है और उसकी हत्या करना गलत है, लेकिन उसने यह प्रण लिया था भीष्म की तरह कि वो हमेशा महिष्मती नगर महिष्मती का साथ देगा, उसकी रक्षा करेगा। और जब महारानी शिवागामी ने उसको यह आदेश दिया कि वो बाहुबली को मारे,
तो वो शिवागामी को ना नहीं कह पाया। वो महारानी की अथॉरिटी के सामने और उसका जो प्रण था, उसकी जो प्रतिज्ञा थी कि वो महिष्मती की हमेशा रक्षा करेगा, उसके सामने वो पूरी तरह विवश था। तुम्हें मारने का आदेश था। तो दोस्तों, यही कारण है कि अक्सर अच्छे लोग बुरा काम करते हैं। अच्छे लोग बुरा काम इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें बुरा काम करने की इच्छा होती है। अच्छे लोग बुरा काम कई बार इसलिए करते हैं कि उनके ऊपर जो अथॉरिटी बैठी होती है वो उनसे गलत काम करने को कहती है, और इन अच्छे लोगों में यह साहस नहीं होता, साहस कहना भी गलत होगा, उनकी मेंटल प्रोग्रामिंग नहीं होती है कि वो अपने ऊपर बैठी अथॉरिटी का विरोध कर सकें। स्टैनली मिलग्राम ने उस मिलग्राम एक्सपेरिमेंट के बाद दोबारा एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक वैसा ही, जिसमें उसने 43 स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया और उन्हें बिल्कुल भी पेमेंट नहीं की। इसके बावजूद स्टूडेंट्स ने अथॉरिटी के सामने ठीक वैसा ही बर्ताव दिखाया जैसे पहले एक्सपेरिमेंट में उन 40 लोगों ने दिखाया था। इस बार तो उन्हें पैसे भी नहीं मिल रहे थे। तो अथॉरिटी की पावर इतनी मजबूत होती है कि अगर आप अथॉरिटी के सामने विवश हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपको आपकी बात मानने के पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। यह होती है अथॉरिटी पावर की ताकत, अथॉरिटी पावर के साइकोलॉजी की ताकत। जब तक बात अथॉरिटी फिगर की आती है तो मुझे अपने जीवन से एक उदाहरण याद आता है। मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता था और जो मेरे सीनियर थे उनको उनके बॉस से आदेश मिला कि उनके अंडर काम कर रहे 4-5 जो ट्रेनीज थे उनको नौकरी से निकाल दिया जाए। अब ये जो निर्णय था बिल्कुल गलत था, क्योंकि 4-5 ट्रेनी कई महीनों से काम कर रहे थे, वो काम में बहुत अच्छे थे, बहुत ही सिंसियर थे और उन्हें अपने काम के लिए बहुत ही नाम मात्र की सैलरी मिल रही थी। तो मेरे सीनियर ने कहा कि यह डिसीजन बिल्कुल गलत है, मुझसे कहा, लेकिन वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए क्योंकि आदेश ऊपर से आया था, उनके बॉस से आया था और वो अपनी बॉस की अथॉरिटी के सामने पूरी तरह बेबस थे। तो उन्होंने अंत में बहुत ही बेबस होकर उन 5 ट्रेनीज को कहा कि भाई तुम आगे से ऑफिस मत आओ क्योंकि आदेश आया है कि तुम्हारी नौकरी यहाँ नहीं है। हालांकि बाद में अपनी गिल्ट फीलिंग को मिटाने के लिए उन्होंने उन 5 ट्रेनीज को काफ़ी हेल्प की कि उन्हें अच्छी जॉब मिल सके, लेकिन उस मोमेंट में वो अपने बॉस की अथॉरिटी के सामने बिल्कुल विवश थे। दूसरा एग्जाम्पल मेरी अपनी लाइफ से है। मैंने बचपन में पढ़ाई एक रेसिडेंशियल स्कूल में की है। स्कूल बहुत अच्छा था, पर वहाँ पर सीनियर जूनियर की हायरार्की बहुत ही स्ट्रांग थी। मतलब सीनियर्स का जूनियर्स पर काफ़ी अधिक इन्फ्लुएंस होता था, उनकी ताकत हुआ करती थी। तो जब मैं 12 साल की उम्र में स्कूल में गया, मैंने स्कूल ज्वाइन किया, तो मेरे सीनियर्स ने पहली बात जो मुझे सिखाई वो ये थी कि सीनियर कभी गलत नहीं होता। एक 13 साल का लड़का एक 12 साल के लड़कों को ये सिखा रहा है कि सीनियर कभी गलत नहीं होता। तो इसके पीछे फिर वही अथॉरिटी वाली साइकोलॉजी है। मतलब आपके ऊपर जो अथॉरिटी है वो कभी गलत नहीं हो सकती, चाहे आप 6 साल के हैं, 12 साल के हैं, 20 साल के हैं, 50 साल के हैं, 80 साल के हैं, और आप उस अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। अथॉरिटी की साइकोलॉजी इसलिए अप्लाई की जाती है ताकि समाज में एक डिसिप्लिन बना रहे, एक सिस्टम बना रहे और समाज में अराजकता ना फैले। अगर सभी लोग अथॉरिटी को चैलेंज करने लगे तो हमारे समाज में कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो पाएगा। डॉक्टर की बात नर्स नहीं मानेगी, प्रधानमंत्री की बात मुख्यमंत्री नहीं मानेगा, एसपी की बात कांस्टेबल नहीं मानेगा, टीचर की बात स्टूडेंट नहीं मानेगा। लेकिन ये जो अथॉरिटी की साइकोलॉजी है ये एक दुधारी तलवार है। इससे बहुत अच्छी चीज़ें भी होती हैं, हमारे समाज में सिस्टम भी बना रहता है, हमारे समाज में एक डिसिप्लिन बना रहता है, और इसका बुरा प्रभाव ये है कि कई बार इस अथॉरिटी के पावर के कारण, इस अथॉरिटी साइकोलॉजी की पावर के कारण अच्छे लोग भी बुरा काम कर बैठते हैं क्योंकि उनके ऊपर की अथॉरिटी ने उनसे गलत काम करने को कहा है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई घटना है, ऐसा कोई उदाहरण है जब आपने अथॉरिटी के अंडर में कोई गलत काम किया हो, या आपसे हो गया हो, या आपने किसी को अथॉरिटी के अंदर कोई गलत काम करते हुए देखा हो, तो अपने उस अनुभव को हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमें जान के काफ़ी अच्छा लगेगा और हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको एक दूसरे के अनुभवों से सीखने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आज के वीडियो को देखकर आपको अपने जीवन में
कुछ समझने का मौका मिला हो। बहुत सारी चीज़ें जो अब तक आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगी हों, शायद उनकी कॉम्प्लेक्सिटी, उनकी जटिलता थोड़ी कम हो गई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप देखिए कि जब मैं आपको अपने वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा हूँ, तो यहाँ भी किसी तरह से मैं जाने अनजाने अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, आप मेरे कंज्यूमर हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी अथॉरिटी है आप पर, कुछ हद तक, काफ़ी छोटे हद तक है। आप उस अथॉरिटी को हो सकता है माने, हो सकता है ना माने। तो जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जब मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, तो जाने अनजाने मैं समाज द्वारा दी हुई इस अथॉरिटी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जिस तरह से हम अथॉरिटी की बात मानते हैं, ठीक उसी तरह से हमें भी जहाँ अवसर मिलता है, हम जाने अनजाने हम दूसरों पर अपनी अथॉरिटी की पावर का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो ओबीडियंस है, अथॉरिटी से आने वाली ओबीडियंस, अथॉरिटी से आने वाली आज्ञाकारिता, इसी बात को स्टैनली मिलग्राम ने अपने एक्सपेरिमेंट से दिखाया। और ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो साइकोलॉजी की दुनिया में अमर हो गया। इसे काफ़ी प्यार भी मिला, इसे काफ़ी इज्जत भी मिली और ये काफ़ी कुख्यात भी हुआ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नई कथा के साथ, कथालोक में। तब तक के लिए गुड बाय।